दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इजराइल में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब उसके अपने इलाके को खाली करना पड़ रहा है। वो भी खाली इसलिए कराना पड़ रहा है, इसलिए इलाका पूरा छोड़ना पड़ रहा है, अपने ही शहर का एक इलाका जिस इलाके में अब तक उसकी आबादी मौजूद थी। उस पूरी आबादी को 4 किलोमीटर की आबादी को ही हटाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इस जंग में धीरे धीरे लेबनान की एंट्री हो रही है। लेबनान का हिजबुल्ला अब इस जंग में धीरे धीरे कदम रखने के लिए तैयार हो गया है और उसने पहले ही अलार्म दे दिया है। 5 एंटी गाइडेंट ऐसी मिसाइलों को दागा है इजराइल में, जिसके बाद इजराइल को अपना इलाका खाली करना पड़ा। बाकायदा बफर जोन घोषित करना पड़ा। बफर जोन उस इलाकों को कहते हैं जहां कोई आबादी नहीं रह सकती। और बफर जोन घोषित करने के बाद इस बात का भी अंदेशा बढ़ने लगा है कि क्या इजराइल अपनी ताकत जितना समझ रहा था वो उसके पास उतनी ताकत है, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, उसके पास नेटो गठबंधन सहयोगियों की ताकत है, इजराइल के पास पश्चिमी देशों की ताकत है, हथियारों की ताकत है, पैसे माल दौलत की ताकत है। लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से जो रॉकेट फायर किए गए उसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल को अपना इलाका खाली कराना पड़ा। सोचिए, इलाका इजराइल का, वहां पर न तो आयरन डोम काम कर रहा है और ना ही इजराइल का कोई भी मिसाइल डिटेक्टर सिस्टम, जिसके वजह से वो अपनी डिफेंस कर सके। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजराइल की जो मिलिट्री है वो भी इस हमले को रोक नहीं पाई। और यही नहीं, एक साथ ऐसे कई रॉकेट भी हमास की तरफ से दागे गए, जिसके बाद इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हमास को जितना कमजोर पश्चिमी देश समझ रहे हैं उतना कमजोर वो नहीं है। और ये इलाका कोई दूर का इलाका नहीं है। लेबनान बॉर्डर के इजरायली इलाके में हिजबुल्ला का ये जो हमला हुआ है, ये उत्तरी शहर नाहरिया और उसके आसपास के शहरों में हुआ है और उस इलाके को इजराइल को खाली कराना पड़ा है। हालांकि जो लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं उस रॉकेट का असर ये हुआ, मिसाइल का असर ये हुआ, वो मिसाइल 5 थी, वो 5 एंटी गाइडेंट मिसाइलें दागी गई। एंटी गाइडेंट मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो मिलिट्री की गाड़ियों को तबाह करने की ताकत रखती हैं और इनको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप निशाना साध करके इनको टारगेट करें, बल्कि इसमें पहले से ही निशाने कहां दागने हैं, कहां पर टारगेट होना है, वो इसमें फिक्स है। और इस तरह के मिसाइलें अगर हिजबुल्ला कर रहा है तो जाहिर सी बात है हिजबुल्ला कोई आम छोटा मोटा मिलिशिया नहीं है। वो पहले भी इजराइल को काफी टक्कर दे चुका है 2006 में। और अब अगर हिजबुल्ला इस जंग में कदम रखता है तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए जमीनी हमले से काफी परहेज कर रहा है इजराइल। गजा पट्टी में भी 1 लाख इजरायली आर्मी तैनात है, बॉर्डर पर खड़ी है। कब अलार्म बजे और कब वो जमीनी हमले की तैयारी करे, पूरा टैंक वगैरह सब ले देकर पूरी फोर्स के साथ वहां खड़ी है। और 3 लाख उसकी रिजर्व आर्मी है। रिजर्व आर्मी मतलब कि एक तरह से उसको प्राइवेट आर्मी भी कह सकते हैं और पैरामिलिट्री आर्मी भी उसको आप कह सकते हैं। तो ये 3 लाख यानी टोटल कुल मिलाकर 4 लाख की सेना उसके पास सिक्योरिटी फोर्स तैनात है गजा बॉर्डर पर, जो कभी भी एक मैसेज मिलने के साथ ही हमास पर हमला करना शुरू कर सकता है, वो भी जमीन से जमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने गजा में सैकड़ों टनल बना रखे हैं, जो कि वहां तक पहुंचकर हमास से लड़ना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। इजराइल के लिए इसलिए भी ये जंग मुश्किल पड़ सकती है क्योंकि इजराइल की सेना जमीन पर उतरकर लड़ने में काफी पीछे हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही काम एक बार लेबनान कर चुका है, यानी लेबनान का हिजबुल्ला कर चुका है। और जिस तरीके से हिजबुल्ला और हमास को 2 देशों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, यानी ईरान की तरफ से मिल रहा है, लेबनान की तरफ से मिल रहा है, और इन्हीं लेबनान और हमास को ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही सपोर्ट कर रहा है, अंदर अंदर इनको कई देश सपोर्ट कर रहे होंगे। फ्रंट पर भले ना आ सके, जो अमेरिका के करीबी माने जाते होंगे, वो देश भी इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। अब तक जानकार यही मान रहे हैं कि इतनी आसानी से इनके पास इतने बड़े बड़े खतरनाक मिसाइल हथियार मौजूद नहीं हो सकते। ईरान ने भी अपना एक खतरनाक मिसाइल जो है वो लेबनान को दे रखा है, वो दे दिया है। उनके विदेश मंत्री भी घूम रहे हैं, विदेशों का दौरा कर रहे हैं। वो कतर भी गए हैं और लेबनान भी गए और दोनों देशों से जाकर के उन्होंने इस मसले पर बात किया और ये कहा भी है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, अपनी भूमिका निभाता है और इजराइल अगर गजा में हवाई हमले के बाद ये जो जमीन पर हमला करने जा रहा है, अटैक करने जाएगा, तो फिर इस जंग में हिजबुल्ला भी शामिल होगा। और अगर हिजबुल्ला इस जंग में शामिल होगा और जमीन पर यह हमला होगा तो ये जंग सिर्फ फलस्तीन, गजा, हमास या फिर इजराइल की जंग नहीं होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में भी ये जंग फैलेगी। और इस जंग को इतना हल्का लिया जाना आसान नहीं है।
दुनिया भर से शांति की अपील की जा रही है। कई देश इस मामले में शांति की अपील भी कर चुके हैं। यहां तक कि उन देशों से भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, फलस्तीनियों को समर्थन मिल रहा है उन देशों से भी जहां पर वहां की हुकूमतों ने, उन देशों ने इजराइल को सपोर्ट कर रखा है। खासकर ब्रिटेन, लंदन में बाकायदा इजराइल के समर्थन में मास प्रोटेस्ट हुआ है, मास प्रोटेस्ट, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और ये वही लंदन है, ये वही ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये वही ब्रिटेन है जिसके सर्वे सर्वा कहे जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री। कल तक जो प्रधानमंत्री थे तो वो तो गए, लेकिन अब जो वहां प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। सार्वजनिक जीवन में भी, पब्लिक लाइफ में भी अपने आप को हिंदू के तौर पर जो है वो जाहिर करते हैं। और जाहिर सी बात है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का सबको हक देता है कि वहां कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है बिना मजहबी भेदभाव के। वहां ना यहूदियत खतरे में आती है, ना वहां रह रहे मुसलमानों पर कोई खतरा मंडराता है, और ना ही वहां की बहुल ईसाई आबादी, बहुसंख्यक ईसाई आबादी है, उसके धर्म पे कोई खतरा पहुंचता है। भारत में खतरा पहुंच जाता है। सिर्फ एक नेता बनने के लिए अगर सिर्फ एक वोट देना हो तो भी भारत में खतरा बन जाता है। मुसलमान कैसे बन गया? लेकिन बात अगर करें हिजबुल्लाह की, बात अगर करें लेबनान की, बात अगर करें ईरान की, बात अगर करें हम हमास की, तो यहां जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरीके से अभी भी ये खुल करके जंग लड़ रहे हैं, इतना जान लीजिए कि हमास इतना बेवकूफ नहीं नजर आ रहा है। हमास ने ये झगड़ा खुद मोल लिया है। बदले में भले फलस्तीनी मारे जाते हों, हजारों लाखों फलस्तीनी इस जंग के शिकार हो रहे हों, मुतासिर हो रहे हों, लेकिन अगर हमास ने ऐसा किया है तो उसको इसका अंजाम जरूर मालूम होगा। उसको यह मालूम होगा कि पलटकर इजराइल उसके तरफ से हमला करेगा, फलस्तीनियों पर हमला करेगा, गजा पट्टी पर हमला करेगा, और हमास को मारने के लिए वो जमीन पर उसे उतरना पड़ेगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमास चाहता है इजराइल जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़े? क्योंकि इजराइल अगर जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़ेगा तो हो सकता है हमास पहले से ही तैयार बैठा हो कि कब इजराइल उसके इलाके में कदम रखे और उसके जरिए बिछाए गए किसी जाल में फंसकर मजबूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उसको 2006 में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, कहीं हमास ने उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दे। याद रखिए, अमेरिका और उसके गठबंधन सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, और इतिहास गवाह है कि जिन जिन संगठनों की तरफ से या जिन जिन मिलिशिया की तरफ से, जिन जिन हथियारबंद लोगों के ग्रुप से अमेरिका और उसके गठबंधन लोगों को खतरा महसूस हुआ है, उसे ये लोग आतंकवादी घोषित करते रहे हैं। जबकि वो फलस्तीन के लिए वॉरियर कहे जाते हैं, फलस्तीनियों के लिए वो लड़ाका संगठन कहे जाते हैं जो फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। भारत सरकार भी इन ग्रुप को, यानी हिजबुल्लाह और हमास को, आतंकवादी संगठन के तौर पर नहीं जानता। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री खुल करके इस चीज के बारे में भले ही इजराइल के सपोर्ट में आते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट का आधिकारिक बयान आता है तो वो दिखाते हैं कि भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है। हालांकि ये बात समझ से परे है कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का बयान इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। या तो मोदी सरकार ने सोचे समझे बगैर, हमारे प्रधानमंत्री ने सोचे समझे बगैर एक बयान दे दिया खुद को विश्वगुरु साबित करने के लिए। लेकिन याद रखिए, विश्वगुरु तब कहा जाएगा जब दुनिया आपको अपना गुरु माने, बड़ा भाई माने। यहां तो ये हो रहा है कि अरब देश ही खुल करके सपोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं फलस्तीनियों के। वो कहने को कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, और इन दोनों में सिर्फ दो ही इलाके ऐसे हैं जो खुल करके बातें कर रहे हैं, कि ईरान और एक लेबनान। ईरान और लेबनान खुल करके अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ हद तक इराक भी अपनी बातें खुल करके कह रहा है, यानी वो फुल सपोर्ट में फलस्तीन के साथ खड़ा है, और हमास के हमलों को भी वो जायज करार दे रहा है। किस तरीके से मस्जिद अक्सा पर जो है हमला किया गया, लगातार बार बार वहां दखल दिया जा रहा है इजराइल के जरिए, जिसके जवाब में ये 7 अक्टूबर का हमला पेश आया। हालांकि अब तक अगर इस पूरे मामले पर गौर करें तो गाजा में मरने वालों की संख्या, जो अब तक जिनकी हलाकत हुई है, वो 2450 यानी 2450 लोगों की अब तक हलाकत हुई है। 9200 लोग यानी 9200 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे गौर करने वाली बात यहां ये है कि लंदन में फलस्तीन के समर्थन में बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस्तांबुल में भी प्रोटेस्ट हुआ है, इस्तांबुल यानी तुर्की में भी जमकर फलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ है, मुजाहरा हुआ है। वहीं वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन राजधानी, अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन, वहां भी है, वहां भी जमकर फलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ है। और ये प्रोटेस्ट बाकायदा व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस के पास हुआ है, यानी जहां जो बाइडन रहते हैं, व्हाइट हाउस यानी जो बाइडन का जहां घर है, आवास है, वहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर एक चीज गौर किया जाए तो ह्यूमन राइट ने भी कहा है, इस मामले में बहुत सख्त चेतावनी दी है और इस बात की पुष्टि की है। ह्यूमन राइट वॉच की हम बात कर रहे हैं, उसने कहा है कि गाजा और लेबनान पर जो इजराइल है वो जो अपने हमले कर रहा है उसमें व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है, और व्हाइट फास्फोरस इस हद तक खतरनाक चीज है, ये प्रतिबंधित रसायन है। जब किसी हमले में इसका इस्तेमाल होता है तो इसे नरसंहार के तौर पर देखा जाता है, यानी आपको हमला किसी और के ऊपर करना है लेकिन पूरी आबादी को आप झुलसाकर, जलाकर, गलाकर मार देना। अब तक ये नरसंहार ही है। हमास ने जो किया उसे कोई दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही है कि हमास ने ऐसा किया है, बहुत अच्छा किया, लोगों पे जो है उसने हमला किया, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है? मारना तो आपको हमास को था। इजराइल हमास की बात कर रहा है कि हम हमास के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन आम लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 50 परिवार गजा से जो है बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। यहां तक कि बाकायदा गजा में सामूहिक कब्र बनाई जा रही है, जगह नहीं बचे हैं, और मरने वालों की संख्या इस हद तक बड़ी है कि उनकी तदफीन के लिए बाकायदा एक सामूहिक कब्र बनाई गई है। सामूहिक कब्र में उन लोगों को दफन किया जा रहा है। मरने वालों में बेशतर छोटे 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 मासूम बच्चे। उनकी तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उन तस्वीरों को देख करके आपको एहसास होगा कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए पिलक रहे हैं। उनके माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने बच्चों को गोद में लेकर जो खिला रहे थे, अब कुछ देर के बाद उनके बच्चे मौत के आगोश में समा गए। ये शहादत ये मामूली नहीं है। निर्दोष बेगुनाह लोगों को अगर इस तरह से मारा जाएगा तो दुनिया इसके लिए क्या अंजाम देगी। लेकिन अमेरिका इस हद तक बेशर्म है कि उसे शर्म भी नहीं आ रही, उसे शर्म भी नहीं आ रही। वो ह्यूमन राइट की बात करता है, मानवता के बड़े बड़े प्रवचन सुनाता है, धार्मिक आजादी की बड़ी बड़ी बातें वो करता है, लेकिन अमेरिका यहां पर नंगा हो चुका है। और नंगा होने के साथ साथ वो अपने नंगे जिस्म को दिखा रहा है कि देखो हम कितने साफ पाक, कितने सफेदी से लबरेज हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। खैर, गजा में जो दक्षिण एरिया है, दक्षिण इलाका है, वहां पर जो है पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है इजराइल के जरिए कि वहां पर पानी की सप्लाई जारी कर दिया गया है। लेकिन अल जजीरा ने बताया है, इस बात के लिए को कंफर्म किया है कि शाम 4:30 बजे तक पानी नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले में ईरान ने भी कहा है कि इजराइल को चाहिए कि फौरन ये नरसंहार जो कर रहा है, गजा में जो आम लोगों को मार रहा है, हवाई हमला कर करके लोगों को मार रहा है, इसको फौरन रोक दे, वरना अगर इसके बदले में जवाबी कार्रवाई हुई तो इजराइल में भूकंप आ सकता है, भूचाल आ सकता है। इस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान सीधे तौर पर उतरने की धमकी दे रहा है कि अगर हम उतरे तो भूचाल आ जाएगा। वो खुद तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इजराइल इस तरह के काम ना करे। यहां जो युद्ध अपराध हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहा है, इस वॉर क्राइम को वो रोक दे, वरना जब जवाबी एक्शन होगा तो इजराइल धकने लगेगा, इजराइल में भूकंप आ जाएगा, हड़कंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, एक तरह से कयामत आ जाएगी। तो खैर, जंग के दौरान बहुत बड़े बड़े मुहावरे उछाले जाते हैं, बहुत बड़ी तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पूरे दिन भर पर अगर हम इजराइल और फलस्तीन की मीडिया, अमेरिकन मीडिया हर जगह नजर डालें तो वहां बहुत तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन वेरीफाइड नहीं हो रहा है। कोई कह रहा लेबनान ने हमला कर दिया, लेबनान ने अचानक जंग में कूद दिया, इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल में ये हो गया वो हो गया, लेकिन हर चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है। जंग में बहुत तरह का फेक न्यूज चलता है और भारत में भी उस फेक न्यूज का असर ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ की गोदी मीडिया फेक न्यूज फैला रही है। पता नहीं अपने व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरें परोस रही है या उनके खबरों में कोई सच्चाई है, क्योंकि अभी तक दिन भर में हम लोगों ने जितने भी सोर्सेस के हवाले से खबरें देखी, वेरीफाइड सोर्सेस के हवाले से। लेकिन टाइम्स मेल के लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन हम इस बात को कंफर्म होने के बाद ही कोई खबर अपने यहां दिखाना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते हैं जब हम खुद कंफर्म हो कि हाँ ये वेरीफाइड सोर्सेस है, क्योंकि बाद में अपनी बातों को बदल करके कहना आसान नहीं होता, खासतौर से पत्रकारिता के मामले में। भले ही हम यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हों, न्यूज चैनलों से हट करके, अखबारों से हट करके एक यूट्यूब पर काम कर रहे हों, लेकिन हम खबरों को बहुत जांच के, परख के पेश करते हैं। झूठे दिलासे दे करके कोई नतीजा नहीं निकलता। चंद लाइक मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में वही हमारे लाइक और फॉलो करने वाले हमारे वही सब्सक्राइबर बाद में हमें गालियां देंगे कि आप फर्जी खबर फैलाते हैं। झूठे दिलासे देकर के कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे खबरों में तो आपको एहसास होगा कि हाँ, ये चैनल वाले तो
बहुत ही फर्जी खबर चला रहे थे या अनवेरिफाइड खबर चला रहे थे। हम शुरू में भी हमास के लिए कोई बहुत अच्छी तारीफ नहीं कर रहे थे। हमास को हम लोगों ने कहा, शुरू में ही मैंने कहा कि इसका फायदा इजराइल को हो रहा है। हम बाद में भी आपको बताएंगे, अगले एपिसोड में हम आपको शायद बता सकते हैं, या हो सकता है हर्षिता मिश्रा जब वो खबर पढ़ें तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि कैसे इजराइल ने माजी में हमास को प्रोटेक्ट किया है, हमास को सपोर्ट किया है, हमास को फंडिंग की है, हमास की मदद की है और उसे खड़ा किया है। हालांकि अब भले ही दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बदलती रहती है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति जब बदलती है तो उसके अलग अलग अंजाम निकलते हैं। कल जो ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को देख करके आंखें तरे रहते थे, आज वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ खड़े हैं फलस्तीन के मुद्दे पर। बहुत सी नजरियात भी, आइडियोलॉजी भी हैं, लेकिन वो तमाम आइडियोलॉजी और नजरियात को एक तरफ रख करके वो फलस्तीनियों के लिए एक साथ खड़े हैं। भारत में इसका उल्टा हो रहा है। भारत में इसका उल्टा ये हो रहा है कि यहाँ कह रहे हैं हमें इजराइल भेज दो, इजराइल हमें रहने के लिए जगह दे दे और हम वहां जाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अरे मूर्खों, इजराइल को किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो जितने भी दुनिया भर में फैले यहूदी हैं उनको बुलाएगा और कहेगा चलो लड़ो, क्योंकि वो सब आर्म्स ट्रेंड हैं। गेंडे, थुल और लंबी मोटी तोंद वाले, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, गोबर खाने वाले, पेशाब पीने वाले, इन सबको वो अच्छा नहीं पसंद करते। भले किसी राजनीतिक कारणों से उनके दूतावास वाले मौजूद एम्बेसडर अलग अलग बातें कहें, चढ़ाने के लिए बहुत से बातें कहें, लेकिन उसका असर इजराइल वालों के लिए कुछ भी नहीं है। भारत में लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, आई एम स्टैंड विद इजराइल, बट इजराइल की आवाम सड़क पर उतर चुकी है। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में बात से अगले एपिसोड में कैसे। लेकिन इतना तो तय है कि जो काम अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त भारत में खुल करके नहीं करना चाहते हैं, वही काम, वही नरसंहार होता देख उनको बहुत सुकून मिल रहा है। हालांकि वक्त सबका बदलता है। आज फलस्तीनियों का वक्त खराब है, 50 साल से खराब है, लेकिन अगर दुनिया एक होती है तो इजराइल को नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। पहले भी वो नाकाम हुआ है कई मोर्चों पे। अमेरिका का तो इतिहास ही रहा है नाकाम होने का, कभी अफगानिस्तान में, कभी वियतनाम में। अब देखना होगा कि अमेरिका इजराइल के मामले में कहां तक कामयाब होता है और उसकी ये कामयाबी कितने दिनों तक टिकी रहेगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।